नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिल दुबे। स्वागत है आप लोगों का चंद्र एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आप लोगों ने जब भी दिल्ली, मुंबई या लखनऊ, ग्रेटर नोएडा जैसे कोई भी महानगरों की घटनाएं सुनी होंगी, वहां पर सांप्रदायिक तनाव, किसानों का संघर्ष या फिर काला धन या फिर हम कहें कि ड्रग्स तस्करी, मानव दुर्व्यापार आदि सब आप लोग विभिन्न घटनाएं जब सुनते हैं, तब उन घटनाओं के बारे में आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये कहा, मुंबई पुलिस के एसीपी ने इस घटना के संबंध में ये बयान दिया, अमुक अमुक बातें आप सुनते आते हैं। लेकिन आप कभी महसूस किए हैं कि हम जिन शहरों में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में, क्या आपको इस तरह की प्रणाली आपको आपकी पुलिस की संरचना में नजर आती है? हम लोग सामान्यतः क्या देखते हैं, हमारे जिले में एक डीएम है, एक एसपी है, डीएम मतलब कलेक्टर है, और एक एसपी है। दोनों मिलकर आपस में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़े शहरों में जो एक कमिश्नर की प्रणाली होती है कि एसीपी, डीसीपी, उसके ऊपर में पुलिस कमिश्नर, ये क्या होता है? आप लोगों ने कभी सोचा है इन दोनों प्रणालियों में क्या मूलभूत अंतर है? दोनों प्रणालियों को किन किन शहरों में लागू किया जाता है? क्या पुलिस आयुक्त प्रणाली बड़े शहरों में लागू की जाती है तो क्या वो छोटे शहरों के लिए भी उपयुक्त मानी जाएगी, या उनको किन किन शहरों में लागू किया जाता है? उनमें पुलिस प्रशासन को कौन से वो अतिरिक्त अधिकार दिए जाते हैं जो कि हमारी कलेक्टर और एसपी वाली जो दोहरी प्रणाली है वहां पर नहीं दी जाती है? या कमिश्नरी प्रणाली के क्या क्या लाभ हो सकते हैं या उनकी क्या चुनौतियां हैं? अब हम इन सारे मसलों को आने वाले कुछ मिनटों में संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे। और हम इस पर चर्चा दरअसल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ महीने पहले एक निर्णय लिया है, और उस निर्णय के तहत उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजधानी में मतलब नए रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत की है। और हम चर्चा इसको आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वह छत्तीसगढ़ का पहला शहर है जहां पर हम आयुक्त प्रणाली को अपनाए हैं, जिसकी वजह से आगामी जो सीजीपीएससी मेंस है उसके पेपर 3 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में और ऐसे में साथ ही साथ आगामी जो सीजी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण से हम आज इस टॉपिक पर एक सारगर्भित और संक्षिप्त में क्रमबद्ध सामग्री आपके सामने लेकर आए हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम अगर आयुक्त प्रणाली के बारे में जाने उससे पहले हम देख लेते हैं भारत में जो पुलिस प्रणाली है उसकी एक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, ताकि वर्तमान पुलिस ढांचे में और आयुक्त प्रणाली में आपको अंतर बेहतर तरीके से समझ आ सके। देखिए, भारत में सबसे पहले 1861 में एक पुलिस अधिनियम औपनिवेशिक काल में लाया जाता है। दरअसल ये 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज लाते हैं। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति में जब उनको विद्रोह का सामना करना पड़ा, तब उनको समझ में आया कि आने वाले वर्षों में इस प्रकार की कोई समस्या हमें सामना ना करना पड़े, और अगर विद्रोह हो तो उस पर प्रॉपर तरीके से नियंत्रण पाने के लिए हमें एक प्रणाली का विकास करना होगा। उसी के तहत उन्होंने 1861 में एक पुलिस अधिनियम लेके आते हैं। इस अधिनियम से ही भारत में जो आधुनिक पुलिस है उसके ढांचे की स्थापना की जाती है। और ये इस अधिनियम में हम समय समय पर आजादी के बाद बहुत बार संशोधन किए गए हैं, लेकिन हमारा जो वर्तमान पुलिस ढांचा है वो 1861 के अधिनियम के आधार पर ही वर्तमान में चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अधिकांश शहरों में दोहरी प्रणाली की स्थापना की अंग्रेजों ने। अच्छा, ये दोहरी प्रणाली क्या होती है? एक जिला है और जिले में दो पद बनाए उन्होंने, एक डीएम जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कार्यपालक दंडाधिकारी, या आप लोग इसको जानते हैं कलेक्टर के नाम से, जिलाधीश। ठीक है। दूसरा एक पद उन्होंने बनाया जिसको हम कहते हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। अब उन्होंने क्या किया कि डीएम और जो जिला कलेक्टर है उसके पास उन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी। ठीक, इन्हों इस पद में उन्होंने मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी, और एसपी को उन्होंने दरअसल डीएम के अधीन कर दिया। क्यों डीएम के अधीन कर दिया? क्योंकि डीएम के माध्यम से एसपी पर मतलब पुलिस प्रणाली पर पर्याप्त रूप से निगरानी और नियंत्रण स्थापित किया जा सके, ताकि भारत में जो विद्रोह होते हैं उनको इस पुलिस प्रणाली पर नियंत्रण के माध्यम से दबाया जा सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई। इस प्रणाली की जो विशेषता कहिए कि शक्ति का विभाजन, देखिए जिले में जो कानून व्यवस्था है उस प्रणाली को लागू करने की जिम्मेदारी डीएम और एसपी दोनों पर है। डीएम क्या करता है, कोई भी चीज के लिए, अगर जैसे कि शस्त्र के लिए है,
या फिर कोई केमिकल के लिए है या फिर हथियार के लिए है, तो उसके लिए लाइसेंस जो जारी करना है वो डीएम जारी करेगा। लाइसेंस का जो अधिकार है वो किसके पास है? जिला कलेक्टर कार्यपालक दंडाधिकारी के पास है। या फिर अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसके वजह से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है और अपराध बढ़ सकता है समाज में और या उपद्रव फैल सकता है, तो उसको हम लोग उसके उपद्रव करने से पहले ही जो हम लोग गिरफ्तार कर लेते हैं उसको कहा जाता है निवारक गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये करने का अधिकार भी पुलिस के पास नहीं है इस प्रणाली में। ये अधिकार दोहरी प्रणाली में दिया गया है कलेक्टर को, डीएम को। जैसे कि अब हम लोग क्या देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 144 पहले हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 बन गई है। हम लोग सबको जानते हैं 144 के तहत जो कर्फ्यू लगाया जाता था, जो कि अब बीएनएसएस के 163 के तहत लगाया जाता है, ताकि कोई भी अशांतिपूर्वक अराजकता समाज में मत फैल सके, लोगों को एक समूह में एकत्र होने से रोकने के लिए। तो ये अधिकार भी किसके पास था? कार्यपालक दंडाधिकारी अर्थात कलेक्टर के पास था। अब इन सब कार्यपालक दंडाधिकारी के शक्तियों की वजह से कलेक्टर का जो पद है वो शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था निर्माण में अधिक निर्णायक है, किंतु एसपी इसकी शक्तियां, पुलिस की शक्तियां कम है। पुलिस अपनी जो भी गतिविधि है कानून व्यवस्था निर्माण से संबंधित, इसको करने से पहले पुलिस को कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी। जब कार्यपालक दंडाधिकारी वारंट जारी करेंगे तब पुलिस क्या करेगी? जांच करेगी और फिर आगे गिरफ्तारी करेगी। मतलब पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वह निगरानी में है, नियंत्रण में है किसके? कार्यपालक दंडाधिकारी के, जिसकी वजह से इस प्रणाली में एसपी, डीएम और एसपी दोनों के बीच में एक टकराव होता था, समन्वय का अभाव नजर आता था। साथ साथ हमको इस प्रक्रिया में कार्य में भी विलंब होता है। क्यों? क्योंकि पहले ये अनुमति लेने जाएंगे, फिर ये डीएम अनुमति देंगे, फिर ये आगे कार्रवाई करेंगे। तो आज जैसा समाज के स्वरूप में बदलाव होते जा रहा है, जिस प्रकार के हमें चुनौतियां नवीन नजर आ रही हैं अपराध में, सोशल मीडिया में, टेक्नोलॉजी के दौर में बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से, जिसकी वजह से ये जो दोहरी प्रणाली है वो वर्तमान में अपराध नियंत्रण में सक्षम साबित नहीं हो रही है। इन्हीं कमजोरियों की वजह से हम लोगों ने, हमारे विचारकों ने एक आयुक्त प्रणाली की ओर शिफ्ट करने का विचार किया। दरअसल देखिए, आयुक्त प्रणाली का इतिहास भी कोई आज का नहीं है। आयुक्त प्रणाली की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी औपनिवेशिक काल में। दरअसल वो कलकत्ता में सबसे पहले औपनिवेशिक प्रणाली की शुरुआत करते हैं। कलकत्ता, उसके बाद बंबई, फिर चेन्नई में शुरुआत करते हैं। उन्होंने सोचा कि ये जो महानगर हैं, इन महानगरों में जो अधिक संख्या में, बड़ी संख्या में यूरोपीय रहते थे, व्यापारी रहते थे, उनके प्रशासन के लिए, दरअसल उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सोचा कि जैसी प्रणाली यूरोप में पुलिस की है उसी प्रकार की एक पुलिस प्रणाली हम महानगरों में भारत में लेके आते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने दोहरी प्रणाली की शुरुआत भी की थी। आजादी के बाद हम उसको अलग अलग शहरों में हमने उसे लागू किया। जैसे महानगरों में सबसे पहले हमने अहमदाबाद में लागू किया 60 के दशक में, फिर मोरारजी देसाई की सरकार आती है 78-79 में, दिल्ली में हम लोग लागू करते हैं पुलिस आयुक्त प्रणाली को। उसके बाद अभी लखनऊ में, भोपाल में, ग्रेटर नोएडा में, भुवनेश्वर में आदि बड़े बड़े शहरों में इसको लागू किया जाता है और इसका एक मानदंड भी बनाया जाता है। दरअसल राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहती है, 2005 में जो बनी थी, वो कहती है कि जिस शहर में 5 लाख की लगभग आबादी है या उससे अधिक है, वहां पर हमको आयुक्त प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन आगे जब सरकार 5 लाख के ये जो आबादी की सीमा थी उसकी समीक्षा करती है और कहती है कि 5 लाख नहीं, बल्कि जिन शहरों की आबादी 10 लाख या उससे अधिक है वहां पर हमको इस पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करना चाहिए। तो वर्तमान जो आबादी की जो सीमा है 10 लाख की सीमा है। अब आबादी बढ़ रही है, इसको क्या संबंध है इसका पुलिस की प्रणाली क्या संबंध? देखिए, जैसे जैसे समाज में आबादी बढ़ती जा रही है, समाज का जनघनत्व तो बढ़ते जा रहा है, तेजी से भारत का शहरीकरण होते जा रहा है, वैसे वैसे समाज में जो अपराध की प्रकृति है वह भी जटिल होते जा रही है। अभी क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन सामग्री का दौर है, हम तकनीकी निर्भरता के दौर में जी रहे हैं। अब क्या हुआ, देखिए, सोशल मीडिया के आते ही एक सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है प्राइवेसी को लेके, डेटा को लेके। एक मैसेज व्हाट्सएप पर आता है, अचानक से नए नंबर से हम उसको क्लिक करते हैं, तस्वीर खुलती है और अचानक से हमारी सारी डेटा चोरी हो जाती है। इस तरह की घटनाएं, जो नवीन प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उन सुरक्षा चुनौतियों को निपटने के लिए ज्यादा जरूरी है कि पुलिस प्रणाली के पास ज्यादा अधिक ताकत हो, उसके पास ऑटोनॉमी हो, ताकि वह इस प्रणाली में जो निहित खामियां हैं दोहरी प्रणाली में उसको दूर कर सके
और इन नवीन चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम हो सके। क्या क्या है? अभी डिजिटल अरेस्ट आप लोगों ने सुना होगा ये, उसके बाद डीप फेक वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं जो लगता है कि बिल्कुल रियल, वास्तविक लगता है। इस प्रकार का एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कोई भी आपराधिक गतिविधि से संलिप्त वीडियो बनाया जा सकता है, जिसके कारण से व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। साथ ही साथ साइबर अपराध बढ़ते जा रहा है, ड्रग्स की तस्करी, साथ ही साथ नार्को टेररिज्म, मानव दुर्व्यापार हो, चाहे नकली नोट का कारोबार हो, या फिर श्रमिकों का हड़ताल हो, किसान आंदोलन हो, सांप्रदायिक जातीय तनाव हो, समाज में लगातार हम देखते हैं कि जो अपराध है उसकी प्रकृति जटिल होती जा रही है। उनको निवारण करने के लिए हमको अधिक से अधिक सक्षम एक पुलिस प्रणाली की आवश्यकता है। यही कारण है कि हम आयुक्त प्रणाली की ओर धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं। संगठित अपराध, चाहे वो नकली नोटों का हो, चाहे वो कट्टरता और आतंकवाद का हो। अब देखते हैं इस प्रणाली में क्या होता है। जो आयुक्त प्रणाली है वहां पर हमने दोहरी प्रणाली देखी। दोहरी प्रणाली में चूंकि डीएम और एसपी के बीच में जो दायित्व है वो विभाजित होते हैं, जिसकी वजह से निर्णय लेने में विलंब होता है। किंतु आयुक्त प्रणाली में ये विलंब न होकर, बल्कि चूंकि सारे ताकत जो है वो पुलिस के पास होती है, जिसके कारण से निर्णय लेने का जो गति है वो भी अधिक तेजी से होता है निर्णय, जिसके कारण से हम लोग अपराध नियंत्रण में हमको मदद मिलती है। जवाबदेहिता में वृद्धि होती है। कैसे? क्योंकि जब दायित्व विभाजित होते हैं डीएम और एसपी के बीच, तब कानून व्यवस्था से संबंधित अगर शहरों में कोई चुनौती पैदा होती है, तब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है लगाते हैं कि प्रशासन ने हमारे लिए अमुक व्यवस्थाएं नहीं की, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी पैदा हुई है। तो प्रशासन पुलिस पर आरोप लगाता है कि पुलिस ने पर्याप्त संख्या में बल जो है वो नहीं भेजे, जिसकी वजह से ये उपद्रव पैदा हुआ। जो आपस में ये जो असमन्वय की स्थिति जो पैदा होती है, सामंजस्य की कमी, जिसकी वजह से होती है जवाबदेहिता में कमी, और निर्णय जो होते हैं वो विलंबित होते हैं। अब इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए हम लोगों ने पुलिस आयुक्त प्रणाली अपनाया है। अभी जो रायपुर में देखिए, पहले जो ताकत कार्यपालक दंडाधिकारी की अधिकार मिलते थे डीएम को, वो अब बीएनएसएस के धारा 14 और 15 के तहत दिए जाएंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो कि होगा उस जिले में पुलिस का प्रमुख। साथ ही साथ हमने पहले ही देखा कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जो कर्फ्यू लगाने का अधिकार है, पहले जो कि डीएम के पास हुआ करता था, वो अधिकार भी अब दे दिया जाएगा पुलिस कमिश्नर को, जिसकी वजह से पुलिस जो है अधिक सक्षम, ताकतवर और स्वतंत्र हो जाती है अपने कार्य को करने के लिए। अन्य हम लोग क्या देखे थे, क्या क्या अधिकार कलेक्टर के पास हुआ करते थे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की? लाइसेंस जारी करना हथियार के लिए, परमिट जारी करना कोई खान वगैरह के लिए, साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो गिरफ्तारियां हैं उनको करने की जो ताकत है, तलाशी और गिरफ्तारी के लिए जो वारंट जारी करने की शक्ति है। अब देखिए, ये सारे कार्यपालक जो मजिस्ट्रियल पावर हैं वो मिल जाते हैं पुलिस कमिश्नर को, जिसकी वजह से आयुक्त और डीएम के बीच में जो शक्तियों का विभाजन था वह विभाजन नहीं समाप्त हो गया। अब सारी शक्तियां पुलिस कमिश्नर के पास हैं, जिसकी वजह से उसको स्वतंत्रता है, अधिक तेजी से वह निर्णय ले सकता है, सक्षम तरीके से निर्णय ले सकता है, उसको किसी से अनुमति लेने जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी वजह से वो अधिक तेजी से निर्णय करेगा और अपराध नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो ज्यादा सक्षम होगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में देखिए, ये जो जैसे हम लोग जो सामान्य प्रणाली में देखते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, फिर वो इंस्पेक्टर, टीआई, डीएसपी, उससे थोड़ी सी पृथक होती है। जो जिले में जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसे हम लोग कहते हैं पुलिस कमिश्नर। उसकी सहायता के लिए ये पूरा ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका क्रम होता है, उसके होते हैं जॉइंट पुलिस कमिश्नर होता है, ये होता है अपर पुलिस आयुक्त, फिर पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, ये कांस्टेबल तक ये उनकी संरचना होती है। देखते हैं हम लोग रायपुर में जो लागू किया है उसको कहां पर लागू किया गया। देखिए, रायपुर जिले को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर जो धरसींवा विधानसभा है आदि का क्षेत्र यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर वर्तमान में कमिश्नर प्रणाली को लागू नहीं किया गया है। जो प्रचलित जो दोहरी प्रणाली है जिसमें कि डीएम और एसपी के बीच दायित्व का विभाजन होता है, उस डीएम और एसपी वाली प्रणाली को रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर बनाए रखा गया है, क्योंकि अभी वहां पर हमने देखा कि शहरीकरण और नवीन आपराधिक चुनौतियां हैं वो इस स्तर पे नहीं है कि इसे
कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत लाया जाए। इसमें आते हैं 12 थाना, जिसमें कि अभी भी दोहरी प्रणाली लागू है। लेकिन रायपुर शहरी जो क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आता है रायपुर और बीरगांव का क्षेत्र, जिसकी संयुक्त आबादी लगभग 19 लाख है। और हमने अभी देखा कि जहां पर भी 10 लाख से अधिक आबादी हो, वहां पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर देनी चाहिए। 19 लाख है, यही कारण है कि सरकार ने कहा कि यहाँ पर की जो बढ़ती हुई आपराधिक चुनौतियां हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए कमिश्नरेट प्रणाली की आवश्यकता है। और यहाँ पर कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया गया इसके 21 थानों में, और 21 थानों को 3 जोन में विभाजित कर दिया गया है। एक है वेस्ट जोन, एक है नॉर्थ जोन और एक है सेंट्रल जोन। तो ये तो है रायपुर में लागू की गई पुलिस प्रणाली। जो पुलिस कमिश्नर होंगे रायपुर के, कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो होंगे आईजी रैंक के अधिकारी, जो कि अभी हैं पहले पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला, जो कि 23 जनवरी से छत्तीसगढ़ के पहले, रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, पुलिस प्रणाली की, आयुक्त प्रणाली की हमने विशेषताएं तो जानी है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? चूंकि पहले दोहरी प्रणाली में जो कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां थी वह डीएम के पास हुआ करती थी, और पुलिस की जो प्रणाली थी जांच करने की, तलाशी लेने की, गिरफ्तारी करने की, वो एसपी के प्रणाली, एसपी के पास थी, जिसके माध्यम से दोनों के बीच एक नियंत्रण एवं संतुलन बना रहता था। लेकिन अब इस प्रणाली में सारे अधिकार चूंकि केवल और केवल पुलिस के पास है, जिसके कारण से पुलिस में शक्तियों का अधिक केंद्रीकरण होने की एक चुनौती है। अगर यह प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप से युक्त हो गई या फिर राजनीतिक प्रभाव अगर इसमें आ गया, तो राजनीतिक दुरुपयोग किए जाने की भी इसमें संभावना प्रबल होती है। ये इसकी एक चुनौतियां भी हैं। तो ये है पुलिस आयुक्त प्रणाली की पूरी एक संक्षेप में जानकारी, जो हमने समझा कि वो क्या है, दोहरी प्रणाली से अलग कैसे है, उसमें क्या अतिरिक्त अधिकार पुलिस को दिए जाते हैं, उसमें क्या चुनौतियां हो सकती हैं, और उसके क्या अपराध नियंत्रण में लाभदायक हमारे लिए चीजें हैं। ये तो ये है पुलिस आयुक्त प्रणाली। आप लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक लेके। ठीक है, धन्यवाद।